Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. And yes, today we are starting the remaining part of the citizenship chapter of Indian polity of Lakshmikant. And yesterday we have completed till citizenship by descent. We have started Citizenship Act 1955 and how to acquire Indian citizenship. And in the acquiring part, we have completed the citizenship by birth and citizenship by descent and their amendments also. And today we are starting the registration chapter, registration, how to get citizenship through registrations. So let's start. देखिए, तो सबसे पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में जो डिफरेंस है ना, नेचुरलाइजेशन और ये रजिस्ट्रेशन में यही है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ पीआईओ वाले लोगों को मिलता है, बट नेचुरलाइजेशन जो फुल्ली फॉरेन है, फुल्ली मतलब उसका कोई भी नाता नहीं होगा इंडिया से, उन लोगों को मिलता है। तो पहले हम लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जानना ज़रूरी है, तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। तो ये तो मेरे पास फ़ोटो भी है, बट पहले हम इसे एक बार थियोरेटिकली समझा देते हैं। थियोरेटिकली कैसे, देखो, फिक्स्ड डेट, एक डेट, ये 1947, हाँ। एंड बिफोर 1947 इफ़ योर पेरेंट्स आर born इन अनडिवाइडेड इंडिया, undivided India, undivided India. That means it includes India, it includes Pakistan, it includes Bangladesh. If your parents are born in these places, you are to be called as PIO. Okay, and the another criteria. If your parents are born in Indian territory after 1947, Indian territory, and now I am concluding the Indian territory by just saying that Sikkim, सिक्किम इज ऑल्सो इंडियन टेरिटरी, ये भी बाद में कैप्चर किया गया है। फिर गोवा, पुडुचेरी, ये सब जगह अगर पैदा हुए हैं 1947 के बाद आपके पेरेंट्स, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे कहलाएंगे? 1947 के पहले अगर आपके पेरेंट्स 19 इन अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर आपके पेरेंट्स इंडियन टेरिटरी में पैदा हुए हैं आफ्टर 1947। आपके पेरेंट्स का मतलब इसमें पेरेंट्स भी हो सकता है, आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, ये भी हो सकते हैं। तो देखो, समझाने के लिए थोड़ा सा देखो, अब तो मैंने बता दिया, फिर भी एक बार पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आपका पहले रिश्ता नाता था, इंडियन ओरिजिन पहले था लेकिन अब नहीं है। तो फॉरेन नेशनलिटी लिविंग लिव्स आउटसाइड इंडिया, आई यूज टू बी इंडियन। तो ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ बांग्लादेश होंगे तो नहीं होगा, ये 1947 के बाद का बात हो रहा है। 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान में आपके पेरेंट्स पैदा हुए या बांग्लादेश में, तो आप नहीं एलिजिबल हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हेल्ड इंडियन पासपोर्ट, कभी इंडियन पासपोर्ट था, इंडियन एंसिस्टर्स आपके होने चाहिए, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब अगर आपके दादा दादी जी इंडियंस थे, तो आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाया जाएगा। स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन, अगर आपका पति इंडियन सिटीजन है या फिर पीआईओ है, तब भी आप कहलाएंगे पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो वही है कि अगर आपके पेरेंट्स भी अगर इंडियन ओरिजिन के थे, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होना चाहिए। इंडियन हेरिटेज, फॉरेन सिटीजनशिप, एंसेस्ट्रल कनेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब होगा। इंडियन बाय ओरिजिन, ग्लोबल बाय लाइफ। आप बाद में गए वहाँ घूमने के लिए और वहाँ का एक्वायर कर लिए, तो लेकिन बाद में आप बूढ़े हो गए, तो अब आप आना चाहते हैं, तो आप कैसे आ सकते हैं? तो चलिए देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ किसके लिए होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, ये तो मैंने बता दिया। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई एक इंसान था, चला गया, अब वो अमेरिका में सेटल्ड है, अमेरिका में सेटल्ड है, अब वो एज हो गया उसका, तो अब वो इंडिया में आके रहना चाहता है। लेकिन वो पहले इंडिया का ही था और वो फिर से इंडिया आना चाहता है, तो उसे सिर्फ 7 साल रहना होगा। 7 साल रहेगा तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर वो 7 साल इंडिया में आके रहेगा, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। उसके साथ जो उसकी वाइफ आएगी, उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे एग्जांपल में तो हम इसे, आपको अगर समझ नहीं आया तो आप ध्रुव राठी मान लीजिए, काफ़ी सालों बाद आता है, एज हो जाता है तब। तो ध्रुव राठी को मिल गया, ध्रुव राठी की वाइफ को मिल गया, उसके माइनर चिल्ड्रेंस को भी मिल गया, माइनर चाइल्ड जो उसकी बेटी है उसको भी मिल गया। ठीक है, उसको भी मिल गया। पेरेंट्स रजिस्टर्ड है तो उसके बच्चे को भी मिल जाएगा, पेरेंट्स अगर रजिस्टर्ड है तो उसके बच्चे को भी मिल जाएगा। 5 मंथ 12 मंथ रेसिडेंस रूल, अब ये क्या बला है? 12 मंथ रेसिडेंस रूल, देखो, इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करना पड़ेगा। 12 मंथ रेसिडेंस रूल किसको लागू होता है?
मान लो किसी का रिलेटिव्स अभी भी इंडिया में है ही, वो बाहर रह रहा था, बाहर का पासपोर्ट ले लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसके पेरेंट्स अभी भी इंडियन है, अभी भी इंडिया में ही रहते हैं, अभी भी सब कुछ है, मतलब क्लोज रिलेशन है, क्लोज रिलेशन। क्लोज रिलेशन अगर होगा, देन ही कैन ओनली अप्लाई आफ्टर द 12 मंथ्स रेसिडेंस रूल। तो ये सिर्फ वो 12 मंथ्स इंडिया में रह के अप्लाई कर सकता है। जैसे कि ध्रुव राठी 7 साल का उसको नहीं करना होगा, उसको सिर्फ 12 मंथ में मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स इंडिया में अभी भी हैं, या यहाँ पे फॉर्मर सिटीजन वो पहले था, और वहाँ ये यहाँ भी है, ये मतलब इंडिया में उसके पेरेंट्स अभी भी हैं। तो उसको क्या इंडियन सिटीजनशिप 7 साल वेट करना होगा? नहीं, उसको ऐसे ही मिल जाएगा। ये एग्जांपल मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, कोई और एग्जांपल लेंगे 7 साल का, मान लो। यहाँ मैं डिफरेंस बता दे रहा हूँ, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ये 7 ईयर और 12 मंथ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, 7 ईयर्स किसको होगा? जिसका इंडिया से अभी कोई रिश्ता नाता नहीं है, मतलब 7 ईयर्स किसको रहना होगा? जिसका इंडिया में अभी नो पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, उन लोगों को 7 साल रहना होगा, बशर्ते वो लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे फिर भी। ठीक है। और अब 12 मंथ रेसिडेंस रूल देख लेते हैं। 12 मंथ रेसिडेंस रूल किसको बोलेंगे? ऐसे लोग जो बाहर जाके पासपोर्ट उसपोर्ट सब सिटीजनशिप दूसरे कंट्री का ले लिए, हाँ, बट उसके पेरेंट्स अभी भी इंडिया में रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो काम करने जाते हैं और वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं, वहीं बस जाते हैं, लेकिन एज हो जाता है तो इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स अभी भी इंडियन है और वो पहले कभी सिटीजन हुआ करते थे। तो उसको सिर्फ 12 मंथ रहना होगा, तो फिर आ जाएगा, तो फिर उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है। ओसीआई कार्ड होल्डर पाथ। अब ये ओसीआई कार्ड होल्डर क्या बोला है? देखो, ओसीआई कार्ड होल्डर बोलने का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग थे जो एनआरआई थे, हाँ, और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पैसा भी भेज रहे थे, बट वो सिटीजनशिप बाहर कर रख रहे थे, लेकिन इंडिया से काफ़ी ज़्यादा रिश्ता नाता था, हाँ, लेकिन सिटीजनशिप नहीं था, और उन लोग का आना जाना लगा रहता था, आना जाना लगा रहता था। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वीज़ा में खर्चा हो रहा होगा, हाँ, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था वीज़ा में। तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? इतना बार बार वीज़ा लग रहा है, तो इसके लिए बोल रहा है कि एक कार्ड बना देते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर। इसका हिस्ट्री में जाने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो अभी जो है वो जानो, वही इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसके लिए एक ओसीआई कार्ड बना दिया गया। ओसीआई कार्ड होल्डर जो होगा, अनलिमिटेड टाइम इंडिया पे ट्रैवल कर सकता है। उसको कुछ लिमिटेड राइट्स मिलेगा, कुछ राइट्स मिलेगा, कुछ राइट्स नहीं मिलेगा, जैसे कि वोट वोट का राइट नहीं मिलेगा। बाकी आप अनलिमिटेड वीज़ा बोल सकते हैं, वो सब कुछ मिलेगा, कुछ कुछ राइट्स मिलेगा। तो वो सब चीज़ मिलेगा ओसीआई कार्ड होल्डर से। तो अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है, मतलब आप बाहर रह रहे हैं, आपके पास ओसीआई कार्ड है, तो क्या आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा? तो अगर आपका ओसीआई कार्ड 5 साल पुराना हो गया है, रजिस्टर्ड ओसीआई कार्ड फॉर 5 ईयर्स, रेसिडेंट ऑफ 12 मंथ, तो अगर आपका ओसीआई कार्ड 5 साल पुराना हो गया है, तो आपको सिर्फ 12 मंथ इंडिया में रहना होगा, तो ही आपको मिल जाएगा। ये ओसीआई कार्ड कौन लोग बनाते हैं? ऐसा नहीं है कि खाली एनआरआई ही होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बाहर के लोग हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी ओसीआई कार्ड मिल जाता है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। और स्पेसिफाइड पर्सन, ये गवर्नमेंट अगर कुछ बोलेगी तो उस हिसाब से भी वो बना सकती है। ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर करके समझा है। अब देखते हैं नेचुरलाइजेशन। ये नेचुरलाइजेशन क्यों आया था? ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मान लो कोई नहीं है, कोई मान लो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, कुछ भी रिश्ता नाता नहीं है इंडिया से, तब क्या होगा? तब क्या करना होगा? तो तब उसके लिए नेचुरलाइजेशन किया जाएगा। मतलब मान लो वो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है, मतलब वो इंडिया को तो फ़ायदा ही करेगा ना अगर इंडियन सिटीजनशिप लेगा, तो उन लोगों को कैसे देंगे? तो देखो, मीनिंग ऑफ नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप ग्रांटेड टू ए फॉरेनर आफ्टर आफ्टर फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगा? लीगल रिक्वायरमेंट्स होगा, आपको 11 ईयर्स परमानेंट रहना होगा। मतलब आप अगर 12 ईयर्स से रह रहे हैं, तो 12 ईयर्स में से हो सकता है बीच बीच में घूमने जाएं, तो घूमने जाएं, फिर भी आपको 11 ईयर्स मैक्सिमम रहना ही होगा, मिनिमम 11 ईयर्स रहना ही होगा। ये चीज़ है। और इसके साथ साथ 12 मंथ्स, और ये रेसिडेंस रूल है लास्ट, वो एप्लीकेशन से पहले 12 मंथ्स परमानेंट है। इसके पहले आप खुचरा खुचरा थोड़ा मोड़ा रह सकते थे, लेकिन 14 साल में से 11 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद 11 साल होने के बाद आपको 12वां महीना पूरा लगातार रहना होगा, तब जाके आपको मिलेगा। ये है नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस। इसको अभी हम क्लियर करते हैं पढ़ के, और अच्छे से समझ में आएगा। रिक्वायर्ड रेसिडेंस इंटेंस टू सेटल, अगर मान लो अच्छा आदमी है और यहाँ रहना चाहता है, तो वो आके रह सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है की रिक्वायरमेंट्स, मस्ट नॉट बी इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट्स का मतलब आप डोंकी रूट से आए हुए नहीं होने चाहिए। रेसिडेंट रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर एप्लीकेशन।
बिफोर रजिस्टरिंग फॉर द एप्लीकेशन, आप जो एप्लीकेशन डालेंगे उसके 12 मंथ तक आपको इंडिया में रहना कंपलसरी है। या तो आप गवर्नमेंट जॉब में रहें, या फिर आप बस ऐसे ही रहे, 6 महीने गवर्नमेंट जॉब, 6 महीने ऐसे रह रहे वो भी चलेगा। आपको 12 मंथ नेसेसरी है। हो गया ये चीज़। ये तो बोल दिया कि 12 मंथ आपको रहना होगा। इसके बाद आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ये हो गया 12 मंथ। बट इसके पहले भी आपको 14 साल, अरे यार रुको, इसके पहले भी आपको 14 साल, 14 ईयर्स आपको इंडिया में रहना होगा। 14 ईयर्स आपको इंडिया में रहना होगा। 14 ईयर्स, हाँ 14 ईयर्स आपको इंडिया में रहना होगा। लेकिन 14 ईयर्स में से ऐसा नहीं है कि आप 14 ईयर्स में से एक बार भी आप ये फॉरेन नहीं जा सकते। आपका मन, आपके पास पैसा है, आप जा सकते हैं। बट आप फॉरेन में उतना दिन नहीं रुक सकते कि आपका 14 साल में से ज़्यादा दिन आप वहाँ रुक गए, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आपको 14 साल में से 11 साल मैक्सिमम, खुचरा 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 11 ईयर्स आपको इंडिया में बिताना होगा। अरे यार, तो 11 ईयर्स बिताना होगा। और उसके बाद 12 मंथ्स इंडिया में परमानेंट, उस टाइम पे आप कहीं तो जा ही नहीं सकते। 11 ईयर्स खुचरा खुचरा संडे के संडे जा रहे हो, ऐसा कुछ कुछ करके मान लीजिए वैसा गए, लेकिन लास्ट के 12 मंथ में आप कहीं नहीं जा सकते। ये 12 मंथ इसमें भी आ जाएगा। 6 मंथ गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर 6 मंथ ऐसे रह रहे हैं, वो भी चलेगा। मस्ट बी ए गुड कैरेक्टर, एक अच्छे इंसान होने चाहिए। मस्ट इंटेंड टू रिसाइड इन इंडिया, गवर्नमेंट को फील होना चाहिए कि यस यू आर लाइकली टू रिसाइड इन इंडिया, आप कोई प्रॉफिट के लिए नहीं है यहाँ पे। मस्ट नो एन इंडियन लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज है, उसमें से कोई एक आपको जानना जरूरी है, ये चीज़ हो गया। एग्जेप्शन केसेस, एग्जेप्शन किसको मिलता है? बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, कोई सिंगर हो जाता है, तो कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उन लोग को भी तो देना पड़ेगा। उन लोग तो हम लोग का इकोनॉमी को फ़ायदा देगा, तो उन लोग के लिए गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे देता है। गवर्नमेंट में रिलैक्स रेसिडेंस रिक्वायरमेंट्स, रिलैक्सेशन फॉर पीपल प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल सर्विस टू इंडिया, शॉर्टर रेसिडेंस रूल पॉसिबल अंडर स्पेशल नोटिफिकेशंस। तो कोई अगर किसी चीज़ में अच्छा हो, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कुछ चीज़ में अच्छा होगा, तो उन लोगों को गवर्नमेंट एग्जेप्शन दे देता है कि आओ, अच्छा है, हम लोग का ही नाम होगा, तो इसलिए रह जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट राइट्स एंड ड्यूटीज टू अदर सिटीजन, जैसा दूसरे लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा वैसे सेम उतना ही राइट्स आपको भी मिलेगा। सिटीजनशिप कैन बी कैंसल्ड इफ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इफ यू हैव ऑब्टेन्ड दिस obtain the citizenship of naturalization by fraud, then it will be cancelled। ठीक है, ये भी हो गया। फिर की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है? प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, बैकवर्ड रिकॉर्ड चेक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, ये सब कुछ देना होगा, तब जाके आप रह सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? अलाउज लॉफुल रेगुलेटेड एंट्री इनटू इंडिया सिटीजनशिप, आप लीगली इंडिया में रह सकते हैं। रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू ड्यू प्रोसेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको आप फॉलो कर रहे हो, वो चीज़ दिखा रहा है। डोंकी रूट से नहीं आ रहा है। अब एक लास्ट प्रोसेस है, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इट इज़ नॉट इन योर ऑन हैंड, ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। और हाँ, जैसे सिक्किम, सिक्किम का क्या किसी को पता था? सिक्किम के लोग अगर चाहते तो क्या कर पाते? इससे नहीं कर पाते। सिक्किम के लोग जब इंडिया में कनेक्ट हो गए, तब वहाँ के लोगों को ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजनशिप मिल गया। तो यही है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये तो ईजी है कि अगर कोई फॉरेन स्टेट को हम लोग इंडिया में ऐड कर ले, तो वहाँ के लोगों को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। व्हेन ए न्यू टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट स्पेसिफाइज इट्स रेसिडेंट्स हु शैल बी सिटीजन्स। तो कौन कौन होगा और कौन सा डेट्स होगा, ये बता दिया जाता है। एग्जाम्पल पोडिचेरी 1962, दैन सिक्किम, दैन गोवा, देयर आर सो मेनी। अब देखते हैं आसाम एकॉर्ड। आसाम एकॉर्ड क्या है? आसाम एकॉर्ड का मीन्स होता है पीस। तो क्या हो रहा था, आसाम के लोग ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी मूवमेंट्स हो रहा था, क्योंकि बंगाल के लोग ना, बंगाल नहीं, बांग्लादेश के लोग आसाम में जाके घुस रहे थे। ये जो मैप है इसमें ही देख लो, आसाम में घुस रहे थे। आसाम में तो घुसने से क्या होगा, इन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो रहा था। क्योंकि आप मान लीजिए कि आप अपना दुकान खोलते हैं, आसामीज हैं, आप अपना दुकान खोल रहे हैं, आपके बगल में ही कोई एक और दुकान खोल दिया, तो क्या होगा, आपका इकोनॉमी तो डाउन होगा। ऐसे करके वो दूसरा जगह, वो किसी जगह रहेगा आसाम में, तो वो जगह भी छिनाएगा थोड़ा थोड़ा करके। ये सब कुछ होगा तो क्या होगा, लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो आसाम के लोगों को दिक्कत तो होगा। तो इसीलिए आसाम के लोगों ने बोला कि इन लोग को भगाओ, इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाओ, बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स को भगाओ। तो क्या करना चाहिए? तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ टाइम टाइम पे एक्शंस लिया है। लाइक बिफोर जनवरी 1966, every citizens who are illegal immigrants who came from Bangladesh would be a citizen of India। मतलब बोल रहा है कि इफ़ जनवरी 1901 के पहले, जनवरी 1966 के पहले कोई अगर इंडिया में पैर रखा है, मतलब इंडिया में आया है, आसाम में आया है, बांग्लादेश से आया है, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है। और अगर कोई इंसान जनवरी 1
या जनवरी 1 1966 से 1977 मार्च 24 के बीच में आया है, मान लो इसमें नहीं आ पाया, इस ये टाइम पे आया है, तो क्या इन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा? यस, मिलेगा। बट उन लोगों को 10 साल रहना होगा। दे गॉट सिटीजनशिप राइट्स आफ्टर 10 years फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन विथ नो वोटिंग राइट्स टू इन द इंटरिम। और 10 साल तक इन लोग को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, 10 साल बाद इन लोग रह सकते हैं। ये हो गया 10 years विदाउट वोटिंग राइट्स, 10 साल के बाद। मतलब बिफोर 1966 के पहले अगर आया है, 1966 से पहले ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। अगर 1966 और 71 के बीच आया है, 71 के बीच आया है, तो यहाँ के लोगों को कैसे मिलेगा? यहाँ के लोगों को मिलेगा 10 साल बाद, ठीक है। और मान लो इसके भी बाद आ रहा है कोई, इसके बाद आ रहा है तो क्या होगा? बांग्लादेश माइग्रेशन एरो आसाम foreigners entering Assam on or after this date or are to be rejected and expelled। इसके बाद अगर कोई आया होगा उसे भगा दिया जाएगा, इसके बाद आप नहीं आ सकते। खत्म कहानी, हो गया। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्या क्या अमेंडमेंट एक्ट, एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, इसे भी जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया था कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड हाँ, यही तीनों से सारे रिलीजियस लोग आ सकते हैं एक्सेप्ट मुस्लिम, मुस्लिम को छोड़ के अगर हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, ये लोग इलीगल तरीके से अगर इंडिया आए हैं, अगर इलीगल तरीके से इंडिया आए हैं तो इन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगा, बशर्ते ये लोग मुस्लिम नहीं होने चाहिए। क्यों ऐसा किया गया? इसके पीछे का रीजन है, ये जो तीनों स्टेट है ये खुद को थियोक्रेटिक स्टेट बना चुका है। मतलब ये लोग खुद को अप्रूव कर दिया है कि यस वी आर मुस्लिम कंट्री, मतलब यहाँ पे मुस्लिम लोगों का ही देश है। तो यहाँ मुस्लिम लोगों का देश है, तो यहाँ पे ये जो ये वहाँ इस सब जगह पे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये लोग माइनॉरिटी में है। तो ये लोग अगर इंडिया आएंगे तो इन लोग को ये मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा, यही चीज़ बोला गया, ठीक है। कट ऑफ डेट दिया गया, अगर कट ऑफ डेट भी है, ऐसा नहीं कि अभी आएगा तो अभी मिल जाएगा। 2014 के पहले कोई यहाँ पे आया है इलीगल इमिग्रेंट्स बन के, तो उन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगा 2014 के पहले, ठीक है। पहले और क्या है, नेचुरलाइजेशन रिड्यूस टू 5 years। और अगर मान लो 2014 के बाद भी आएगा तो फिर और वो आना चाहता है इंडिया में, क्या करेगा फिर? तो उसको 11 साल नहीं रहना पड़ेगा। नेचुरलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 11 साल रहना पड़ रहा है प्लस 12 मंथ रहना पड़ रहा है, उसके बाद आपको मिलेगा। लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं, इन लोगों को 5 साल रहना पड़ रहा है, फिर 12 मंथ रहना पड़ेगा, तब इन लोग सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये कब है? 2014 के बाद वाला लोग, ठीक है। ओके, आई होप फाइन। और 31 दिसंबर 2014 के पहले कोई अगर इंडिया घुस गया इंडियन टेरिटरी में, तो उन लोगों को फ्री में सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। और ये 2019 तक का बात है, हाँ ठीक, नहीं नहीं 2019 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसे आपका सिटीजनशिप जाएगा? ये 1955 का ही बात हो रहा है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकता है? रिनंसिएशन, आप खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं, वॉलेंटरी एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। मान लो आपको मन नहीं किया, आपने रिजेक्ट कर दिया, दूसरा जगह आप ये कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपने रिजेक्ट कर दिया। टर्मिनेशन, गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी अगर आप लोगों ने कुछ फ्रॉड व्रॉड नहीं। ऑटोमेटिक लॉस अपॉन एक्वायरिंग द सिटीजनशिप, गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी अगर आप लोगों ने कहीं और सिटीजनशिप ले लिया। ये तो आपने वॉलेंट्री किया, मैंने कर दिया, ये बोल रहा है गवर्नमेंट कर देगा। अगर आपने बाहर का सिटीजनशिप ले लिया तो गवर्नमेंट खुद कर देगा। डेप्रीविएशन का मतलब आपने अगर फ्रॉड किया था, या डॉक्यूमेंट्स ख़राब दिए थे, कुछ गलत चीज़ किया था, या फिर आपने ये सिटीजनशिप एक्वायर तो कर लिया और उसके 5 साल के अंदर ही आपको 2 साल का सज़ा हो गया, तो भी आपका सिटीजनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये तीनों तरीके से ख़त्म, ठीक है। लॉस ऑफ हैज सिग्निफिकेंट लीगल एंड पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब देखते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हालांकि मैंने तो इसे अच्छे से बता ही दिया, क्या है इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2005 में आया, इसके पहले भी था, लेकिन चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्रिएटेड टू कनेक्ट विद द इंडियन डिस्पोरा, मतलब क्या हो रहा था हम बता रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जो अमीर अमीर थे, जिन लोगों को वहाँ से पैसा भी आ रहा था, और उन लोग इंडिया में भी आना चाहते थे, बट उन लोग इंडियन सिटीजनशिप लेना नहीं चाहते थे, होने से उन लोग का अमेरिका सिटीजनशिप जाता, लेकिन इंडिया में पैसा आ रहा था, इसलिए सोच रहे थे क्या किया जाए। तो इसलिए बोल रहा है कि इतना ज़्यादा वीज़ा लग रहा है, तो इसको ख़त्म कर देते हैं, उन लोग आराम से आएगा। तो क्या किया जाए? तो बोल रहा है कि एक ऐसा कार्ड बना देते हैं, जैसे अभी के टाइम में राशन कार्ड जैसा ही एक कार्ड बना देते हैं, इन लोग को इसमें से वीज़ा फ्री इन लोग आ सकता है, और कुछ कुछ राइट्स मिलेगा, बस यही सब मिलेगा और कुछ नहीं। तो आ सकता है आराम से। रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी, फॉर्मर इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, या फिर आप PIO होंगे तो भी चलेगा। फिर माइनर चिल्ड्रेन एलिजिबल है, फॉरेन स्पाउस, आपकी वाइफ भी होगी, बुधुर राठी की वाइफ अगर चाहेगी
वाइफ, ध्रुव राठी की वाइफ, तो वो भी एलिजिबल होगी। नॉट अलाउड फॉर रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज है जो रेस्ट्रिक्टेड है, जिन लोग ओसीआई कार्ड नहीं बना सकता है, तो उन लोग एलिजिबल नहीं है। तो जिसमें पाकिस्तान और ये भी आ जाएगा। हाँ, नेचुरलाइजेशन में मैंने एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, बता दे रहे, रुको। नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस था, इसमें नेचुरलाइजेशन से आप वही लोग बन सकता है इंडिया में, वही लोग इंडिया में मतलब सिटीजनशिप ले सकता है जिन लोगों को जो मतलब जो पहले वो जिस कंट्री में रहता था, मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, हाँ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया के लोग इंडिया के सिटीजनशिप नहीं ले सकते, इंडिया के सिटीजनशिप नहीं ले सकता। तब अगर वो ऑस्ट्रेलिया का आदमी इंडिया आके अगर बोलेगा कि हमको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो नहीं देगा। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, बोल दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, नहीं लेगा, ठीक है। नेचुरलाइजेशन भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, तो नॉट अलाउड फॉर द रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज, कुछ कुछ कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड है, उन लोग को भी नहीं मिलेगा। कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स, कुछ कुछ कैसा कैसा राइट्स मिलेगा, लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री वीजा, नो एफआरआरओ, मतलब ये वीजा वाला ही है, वो अरेस्टेशन नहीं करना होगा। कैन लीव वर्क एंड स्टडी इन इंडिया, आराम से इंडिया में काम कर सकते हैं। एनआरआई लाइक बेनिफिट्स इन एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट, लेकिन नो पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स आपको नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेगा मतलब वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, आप खड़े नहीं हो सकते। और काफ़ी सारे राइट्स है, जैसे कि आप एमपी के पोस्ट पे नहीं खड़े हो सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप सीजीआई नहीं बन सकते, आप जज नहीं बन सकते, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आप गवर्नर नहीं बन सकते, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिजेंसिएशन, रिजेंसिएशन का मतलब रिजेक्ट करना। यू कैन वॉलेंटरीली गिविंग अप सबमिटेड डिक्लेरेशन कार्ड, कार्ड कैंसिल। तो ये ऐसा क्यों करेगा कोई, है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिलेशन गवर्नमेंट भी कर सकती है, ये आप खुद कर रही है, गवर्नमेंट कब कर सकती है, जब आप फॉल्स डॉक्यूमेंट देंगे, एक्ट अगेंस्ट इंडियन सॉवरिटीज, इंडियन सॉवरिटी के अगेंस्ट काम करेंगे, ब्रेकिंग ओसीआई रूल्स, ओसीआई रूल्स को आप हार्म करेंगे, नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करेंगे, तो भी हो जाएगा। ये वही चीज़ लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ओसीआई कार्ड होल्डर्स, overseas citizen of India a long term visa status for foreign nationals of Indian origin, granting lifelong visa free travel to India and other benefits. Who is eligible? If you are from a PIO, if you are wife of PIO, if you are wife of Drobati. Foreign nationals eligible if they were citizen of India or after 1950, or eligible become citizen or belong to a territory that became part of India after 1957. तो सिंपली ये बोल रहा है PIO है तो मिल जाएगा। And their children, grandchildren, spouse of Indian citizen or OCI card holders are also eligible after 2 years of marriage. ये ध्रुव राठी की वाइफ को 2 साल बाद मिलेगा OCI कार्ड। नॉट अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के लोगों को नहीं मिलेगा। राइट्स एंड लिमिटेशन, राइट्स क्या, मल्टीपल एंट्री, एग्जाम्पन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ विथ एफआरआरओ, पैरिटी विथ एनआरआई इन फाइनेंशियल, ये तो कुछ कुछ अच्छा ये मिलेगा, बेनिफिट है ये। अब नेगेटिव क्या है, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में आप नहीं बैठ सकते। ओसीआई इज नॉट ए डुअल सिटीजनशिप, ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है। और ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन नॉट वोट इन इलेक्शन, होल्ड कैन नॉट होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, ईटीसी, गवर्नमेंट जॉब्स, एंड नीड परमिशन फॉर सर्टेन एक्टिविटीज लाइक रिसर्च एंड माउंटेनियरिंग, के लिए भी आप लोग को परमिशन लेना होगा, बट स्टिल हैप्पी टू बी हेयर ओसीआई कार्ड। वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, इलेक्शन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी you are happy because you are in India. Okay, I hope you all are understand, and thank you. Good luck, my CDS aspirants, and good luck to me. Break a leg. Thanks. Bye.